हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज उषा। वेलकम टू आवर चैनल ट्रू एजुकेशन पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। उससे पहले एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट, जो कि आपका यूक्लिड ज्योमेट्री में मेन दो चीज है, पहले हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सियोम्स क्या होता है। ये जो एक्सियोम्स है ये आपका एप्लीकेबल होता है एवरी पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स लाइक अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स। ये एक्सियोम्स यानी सिद्धांत, कुछ रूल्स होते हैं जो हम क्या करेंगे, सारे आपके फील्ड में यूज होते हैं। एंड इट्स अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रूथ, मींस सारे यूनिवर्स में जो भी आपका यूनिवर्स है उसमें हम इसको सेम लेकर चलेंगे। आपको जैसे सपोज एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे कि सपोज ये ए है, ए, ओके। अब ये ए फॉर एप्पल है, ए फॉर एप्पल है। आप क्या ए को ऑरेंज बोलेंगे? ए फॉर ऑरेंज बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे ना, आप ए फॉर एप्पल ही बोलोगे। अगर आप किसी बाहर कंट्री में चले जाए, कहीं पर भी चले जाए, ए फॉर एप्पल ही बोलेंगे, ए फॉर ऑरेंज तो नहीं बोलेंगे ना। तो दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रूथ, मतलब हमने पूरे यूनिवर्स में हमको ए फॉर एप्पल ही हो, ए फॉर एंट भी हो सकता है। मैं मना नहीं कर रही, ए फॉर ए स्टैंड फॉर ए, बट ए से ऑरेंज तो नहीं बनेगा ना। तो ए का आपका एप्पल होगा या एंट होगा, जो भी हो, बट ऑरेंज नहीं हो सकता। तो दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ट्रूथ। वहां पर इसको ए से एप्पल ही बोलेंगे, ऑरेंज नहीं बोलेंगे। एंड ये आपका जो पोस्टुलेट्स होता है ये क्या है, ये एप्लीकेबल होता है, सिर्फ ज्योमेट्री में होता है आपका, और किसी भी फील्ड में नहीं हो सकता है। अब हम जो एक्सियोम्स है इसको हम कुछ एग्जांपल के थ्रू, कुछ रूल्स है, वो जितने भी रूल्स है उनको मैं वन बाय वन करती हूँ। तो सबसे पहले हम इसको रब कर देते हैं। अब ये कुछ एक्सियोम्स है, इन्हें हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले एक्सियोम्स क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपसे कह रही हूं ए किसके बराबर है, बी के बराबर है, अगर ए बी के बराबर है और सी भी बी के बराबर है, समझ में आ रहा है? थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, सेम थिंग के लिए इक्वल हो रहे दोनों, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी ए इज इक्वल टू सी। ये आपका पहला एक्सियोम्स कह रहा है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब अगर ए बी के इक्वल है और सी बी के इक्वल है, दोनों इक्वल है, यानी ए सी के इक्वल होगा। ये पहला एक्सियोम्स है। सेकंड एक्सियोम्स क्या कह रहा है, if equal are added to equal the whole are equal। अगर हम equal ऐड करेंगे किसमें, सपोज मैं नंबर ले रही हूं, यहां पर मैंने ले लिया कोई नंबर, मैंने ले लिया, सपोज मैंने यहां पर ले लिया 3 और यहां पर भी मैंने ले लिया 3। अब क्या कह रहा है, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, अगर मैं इक्वल ऐड करूं किसमें, इक्वल में, यानी दोनों नंबर इक्वल है, अब मुझे इसमें क्या करना है, इक्वल ऐड करना है। सपोज मैंने इसमें 2 ऐड कर दिया और इसमें भी मैंने 2 ऐड कर दिया। तो ये क्या कह रहा है, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। तो होल क्या होगा, इक्वल होगा, क्यों नहीं होगा, ये देखिए हो गया ना इक्वल। इसी तरीके से आपका थर्ड एक्सियोम्स क्या कह रहा है, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द रिमाइंडर आर इक्वल। पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड, सपोज अगेन हम इसमें नंबर ले लेते हैं, सेम नंबर ले लेती हूँ 3 और यहाँ पर भी 3। अब क्या कह रहे हैं, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल, मतलब इक्वल नंबर में से मैं अगर इक्वल नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो यहाँ पर सपोज मैं ले लेती हूँ -2 और यहाँ पे भी -2 ले लेती हूँ। फिर क्या कह रहे हैं, द रिमाइंडर आर इक्वल। तो जब मैं इनको माइनस करूंगी तो आंसर मेरा जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल होगा। 3 में से 2 गया 1 और 3 में से 2 गया तो 1। क्लियर हो गया? ये आपका थर्ड एक्सियोम्स है। अब फोर्थ एक्सियोम्स क्या कह रहा है, थिंग्स which are coincide with one another are equal to one another। मतलब कोई चीज coincide का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक आना। सपोज मैं आपको अपना ये फिंगर बता रही हूँ, ये देखिए ये मेरा हाथ है, ये हाथ अगर आप देखेंगे तो ये दोनों हाथ मेरा ओवरलैप कर रहा है ना, एक के ऊपर एक आ रहा है। फिंगर्स देखिए, ये दोनों मेरा एक के ऊपर एक आ रहा है ना, एक के ऊपर एक। अगर मैं इस फिंगर को ऐसे कर दूं तो क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, ये आ रहा है मेरा। तो दिस इज ओवरलैप, ठीक है ना। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं सेम चीज को। सपोज
मैंने एक पॉइंट लिया ए, इसको मैंने मार्क कर दिया ए। अब इसी पॉइंट के ऊपर मैंने बी लिखा और इसको मैंने नाम दे दिया बी, इसी पॉइंट को। तो ये क्या हुआ, ये पॉइंट एक के ऊपर एक मैंने ओवरलैप कर दिया ना, तो ये पॉइंट ए के लिए भी है, ए पॉइंट बी के लिए भी है। इसी तरीके से सपोज मैं एक लाइन खींच रही हूं, इसका नाम मैंने ए बी रख दिया, जो कि मेरा सपोज समझ लीजिए 3 सेंटीमीटर का है, क्लियर। और दूसरा लाइन मैंने खींचा एक और सी एंड डी। अब इसको भी मेरा कितना है, 3 सेंटीमीटर का है। अब मैं क्या करूंगी, इस एक ये जो लाइन है, मैं इस लाइन को इसके ऊपर रख देती हूँ। सपोज मैंने सेम लाइन को इसके ऊपर रख दिया इस तरीके से, ये देखिए रख दिया, इसी लाइन के ऊपर रख दिया। तो अगर ये लाइन 3 सेंटीमीटर की ये लाइन है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी ना, तो ये दोनों एक ओवरलैप हो गई ना। तो इसका मतलब यही है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। यानी अगर कोई चीज एक के ऊपर एक ऐसे आ गई, यानी वो दोनों, जैसे मेरा ये फिंगर है, ये हैंड है, एक के ऊपर एक आ गया, यानी ये हैंड इस हैंड के बराबर है, तभी तो एक के ऊपर एक आया। अगर नहीं होता तो कहां से आता। ओके, अब नेक्स्ट है the whole is greater than the part। एक पिज्जा के एग्जांपल से समझते हैं, क्लियर। the whole is greater than the part। ये एक बच्चा है, ठीक है, इसका नाम है राहुल, और ये एक बच्चा है रामू। अब इसको हमने एक पिज्जा दे दिया, फुल पिज्जा दे दिया। तो ये क्या है, फुल पिज्जा मतलब एक पिज्जा दे दिया इसको पूरा टोटल मैंने। अब ये रामू है, इस रामू को हमने क्या किया, ये पिज्जा है, इसके 4 हिस्से करे, क्लियर, 1 2 3। इसमें से मैंने इसको कितना दिया, 4 हिस्से करे, 4 हिस्से में से मैंने इसको 3 दिया, 3 पार्ट्स दिया खाने के लिए। अब आप मुझे बताओ, राहुल को बड़ा पीस मिला कि रामू को मिला। डेफिनेटली राहुल को मिला। क्यों, क्योंकि ये क्या होल है, होल मीन्स फुल पार्ट, एक पूरा नंबर, पूरा एक पार्ट। लेकिन अगर मैं उसी पार्ट को, उसी चीज को फ्रैक्शन में कर दूं, तो वो उसके टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक पिज्जा के 4 टुकड़े कर दिए। यहाँ पर मैंने राहुल को पूरा एक पिज्जा दे दिया, तो राहुल को बड़ा पिज्जा मिला कि रामू को मिला। डेफिनेटली राहुल को मिला पूरा पिज्जा, है ना। तो यही कह रहे हैं, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये मैंने पार्ट करे और राहुल को मैं पार्ट करे, तो मैंने रामू को तो फ्रैक्शन में दे दिया, लेकिन राहुल को पूरा का पूरा पिज्जा मिल गया, तो राहुल को ग्रेटर पिज्जा मिला ना, क्लियर। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपको, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स। अगर मैं सपोज मैं एग्जांपल लेती हूं 2x इज इक्वल टू y। अब मैं कह रही हूं कि थिंग्स विच आर डबल, मतलब यहां पर क्या है, डबल ऑफ x, डबल ऑफ, मैं x को क्या कर रही हूं, डबल कर रही हूं, वो किसके बराबर है, y के बराबर है। और अगर मैं डबल ऑफ x इज इक्वल टू z, अगर मैं x को डबल कर रही हूँ y के बराबर है, और मैं यहाँ पर x को डबल कर रही हूँ z के बराबर है, तो क्या y और z दोनों बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। वही कहना चाहता है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर हम x को डबल कर रहे हैं तो y के बराबर होगा, और अगर हम x को डबल कर रहे हैं तो वो z के बराबर भी होगा। अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे। इसको भी हम एक एग्जांपल से सपोज समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ यहाँ पर 6, मैं यहाँ पर x की वैल्यू ले लेती हूँ 6, ये मैंने x की वैल्यू ले ली। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट अप कर देते हैं पहले वाले में, 2x इंटू क्या था, 2x इज इक्वल टू y था ना, तो x की वैल्यू 2 इंटू 6 कितना हुआ, y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई ना y की वैल्यू 12। अच्छा, अब हम z में करते हैं, 2x इज इक्वल टू z, ठीक है। अब अगेन हम x की वैल्यू कितना लेंगे, सेम लेते हैं, 6 लेते हैं, तो 2 इंटू 6 इज इक्वल टू z, तो 6 2 जा 12, तो z की वैल्यू कितनी आई, 12 आ गई कि नहीं आएगी। थिंग्स, ओके, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो इस एग्जांपल से समझ में हो गया, आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट। अब लास्ट है
सेम है, यहाँ पर डबल कर रहा है, लास्ट वाला क्या कह रहा है, लास्ट वाला क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यहाँ पर डबल कर रहा है तो वहां पर हमें क्या करना है, हमें वहां पर कुछ नहीं करना, जस्ट हाफ कर देना है। जैसे सेम एग्जांपल ले लेते हैं, x, x का हाफ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, सपोज a के बराबर है। ओके, अब x का हाफ हमने करा किसके बराबर हुआ, b के बराबर। अगर x का हाफ a के बराबर है और x का हाफ b के बराबर है, अगर दोनों ये a के बराबर है, b के बराबर है, सेम चीज, तो क्या a b के बराबर होगा, डेफिनेटली होगा। अगेन इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज मैं यहाँ पर x की वैल्यू दे देती हूँ, कितना दे दूं मैं, यहाँ पर x की वैल्यू मैं दे देती हूँ सपोज 6 दे देती हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर पुट करते हैं 1/2 x इज इक्वल टू a, 1/2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या दी थी, 6 दी थी, 6 दी थी ना, तो 2 से ही कट गया तो कितना आया 3, तो a की वैल्यू कितना आ गई आपकी 3 आ गई, आ गई a की वैल्यू 3। अगेन अब हम यहाँ पे करते हैं 1/2 x b, 1/2 x इज इक्वल टू b, सेम x की वैल्यू कितनी थी 6 थी, तो 1/2 इंटू 6 b, 2 से कट गया 3 बचा, तो 3 की वैल्यू क्या आ गई, b आ गई। तो सेम चीज आ गई आपकी, 3 की वैल्यू क्या आई, यहाँ पर a की वैल्यू क्या आई 3 आई, b की वैल्यू क्या आई 3 आई। तो यही चीज बोल रहे हैं, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अगर मैं इसको हाफ कर रही हूँ और ये a के बराबर और इसको हाफ कर रही हूँ b के बराबर है, तो दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। ये सारे एक्सियोम्स थे जो आपको रट्टा मारने हैं, क्योंकि जब पेपर में है आपके क्वेश्चन आएंगे तो इसी एक्सियोम्स के बेस पर ही आएंगे। आपको एक कोई भी क्वेश्चन दे देंगे और बोलेंगे कि आपको एक्सियोम्स बताओ, आपको सारे टिप्स पे होने चाहिए। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स क्या होगा। नाउ कुछ पोस्टुलेट्स हैं, वन बाय वन हम समझेंगे। 5 पोस्टुलेट्स है। पहला पोस्टुलेट्स, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। मीन्स अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ किससे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एक स्ट्रेट लाइन बना रही हूँ, तो मेरी कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक ही स्ट्रेट लाइन बन पाएगी। और स्ट्रेट लाइन मींस एक स्ट्रेट लाइन बन पाएगी। अगर मैं एक सिंगल पॉइंट लूंगी तो डेफिनेटली वहां से आपका इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन बनेगा, बट जब मैं 2 पॉइंट की बात करती हूँ तो मेरी एक ही सिंगल लाइन बनेगी। सपोज यहाँ से मैंने एक पॉइंट लिया, ये लिया, तो कितनी बनी आपकी स्ट्रेट लाइन, एक ही बनी। यहाँ से लिया, यहाँ से कितनी बनी आपकी, एक ही स्ट्रेट लाइन बनी ना। तो वही पोस्टुलेट 1 क्या कह रहा है कि आप एक ही स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं 2 पॉइंट से। उसके बाद आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, A terminated line can be produced indefinitely। मतलब कि सपोज एक लाइन है, अब यहाँ से क्या कह रहा है कि मैं कितना भी इस लाइन को मैं कितना भी आगे बढ़ा सकती हूँ, यहाँ इस साइड से भी, राइट साइड से भी, और यहाँ पर भी लेफ्ट साइड से भी मैं इस लाइन को कितना भी आगे बढ़ा सकती हूँ। ये हमारा सेकेंड पोस्टुलेट कह रहा है। और थर्ड पोस्टुलेट क्या कह रहा है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मीन्स आप एक सर्कल बना सकते हैं किसी भी सेंटर पे, उसका कोई भी एक सेंटर ले लिया आपने, कितना भी रेडियस का, सपोज मैंने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का ले लिया। अगेन मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया विथ एनी सेंटर एंड मैंने इसका रेडियस ले लिया 5 सेंटीमीटर का। तो वही कह रहा है, ये मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया, तो मैं कहीं पर भी कितना भी सर्कल बना सकती हूँ, कितने भी रेडियस का, एट एनी सेंटर, विथ एनी सेंटर। क्लियर, यही आपका थर्ड पोस्टुलेट कह रहा है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन, हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं विथ एनी सेंटर, ठीक है ना, एंड एनी रेडियस, कितने भी रेडियस का, कोई ये नहीं है कि आपको इतने ही रेडियस का बनाना है। उसके बाद आपका फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ पोस्टुलेट्स क्या कह रहे हैं, all right angles are equal to one another। आपको ये कह रहा है कि जो राइट एंगल्स हैं वो क्या है आपके, इक्वल टू वन अनदर होंगे। जैसे कि सपोज ये एक राइट एंगल है, ओके, ये कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का राइट एंगल हो गया। अब ये क्या है, ये भी एक राइट एंगल है, ये कितने डिग्री का हो गया, ये भी 90 डिग्री का हो गया। अब ये मैंने राइट एंगल लिया, ये कितने डिग्री का है, ये भी एक 90 डिग्री का है। इसी तरीके से मैंने ये 90 डिग्री का लिया, ये कितना हुआ, ये भी आपका 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। तो यही कह रहा है कि ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर।
कोई भी राइट एंगल है वो एक दूसरे के इक्वल ही होंगे, चाहे उसका डायरेक्शन कहीं भी हो। इसका मैंने यहाँ बनाया, इसको नीचे की साइड, इसको इस तरीके से। तो ये सारे राइट एंगल क्या कह रहे हैं, ये सारे राइट एंगल इक्वल है। नाउ आपका जो फिफ्थ पोस्टुलेट्स है वो थोड़ा सा आपका बड़ा लग रहा होगा, बट अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो वो भी आपको इजी लगेगा। फिफ्थ पोस्टुलेट्स क्या कहता है, इफ अ स्ट्रेट लाइन, ये है स्ट्रेट लाइन, फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन। अब क्या कह रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है, सपोज मैंने स्ट्रेट लाइन ले लिया एल। अब ये क्या कह रहा है, फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन पर फॉल कर रहा है। इस तरीके से मैंने यहां पर पैरेलल वर्ड नहीं यूज करा है। एक बात आप ध्यान देना, हमने इस पोस्टुलेट में पैरेलल वर्ड नहीं यूज करा है। हमने क्या कहा कि स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है दो स्ट्रेट लाइन पर। अब वो स्ट्रेट लाइन आपकी सीधी भी हो सकती है, तिरछी भी हो सकती है, स्लैंट भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। फिर क्या कह रहा है, इफ अ स्ट्रेट लाइन, इसको नाम दे देते हैं एन, इसको देते थे एन। इफ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है ये रही, फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन, एक सिंगल, पहली तो स्ट्रेट लाइन आपकी एल हो गई, दूसरी ये जो एल लाइन है वो फॉल कर रही है दो स्ट्रेट लाइन पर, जिसका नाम मैंने एम और एन दे दिया है। फिर ये क्या कह रहा है, मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। अब ये क्या कह रहा है कि वो क्या बनाएगा, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड। मैं इसको ले लेती हूँ, इसको ले लेती हूँ, इसको, ऑफ द सेम साइड, किसी भी एक साइड पर कह रहा है। इफ इट टेकन टुगेदर, अगर मैं लूं तो इफ इट टेकन टुगेदर, कोई भी एक साइड, सपोज ये लिया या ये लिया, देखते हैं सेंटेंस क्या कह रहा है। इफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, ठीक है ना, then the two straight line if produced indefinitely meet on that side which the sum of angle is less than two right angle। अब ये क्या कह रहा है, जब एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है टू स्ट्रेट लाइन पर, तो जब हमने उसका इंटीरियर एंगल, आपको पता है आपने लाइन्स ऑफ एंगल में पढ़ा होगा, तो ये जो इसका जो इंटीरियर एंगल है, जो अंदर का जो एंगल है को इंटीरियर एंगल, जिसका सम होता है 180 डिग्री का। लेकिन वो कंडीशन कब थी, जब एक दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। पैरेलल लाइन, भाई पैरेलल लाइन में तो आपको भी पता है कि ये 90 डिग्री का होगा, है ना। लेकिन हमने यहाँ पर पूरे इस फिफ्थ पोस्टुलेट में कहीं भी पैरेलल वर्ड यूज करा नहीं करा ना। तो ये क्या कह रहा है कि जहां पर वो 90 डिग्री से लेस एंगल बना रही है, तो अगर आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री से लेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा स्लैंट हो रहा है, टेढ़ा सा हो रहा है, ये भी हो रहा है थोड़ा सा। तो ये क्या कह रहा है, ये भी लेस देन 90 डिग्री है और ये भी आपका लेस देन 90 डिग्री है। तो जब ये लाइन हम आगे प्रोड्यूस करेंगे, आगे आगे कहीं ना कहीं ये बहुत दूर जाकर एक दूसरे से इंफिनिटी पर एक दूसरे से मीट करेगी। कौन से साइड, जिसका एंगल लेस देन 180 होगा। और यहाँ अगर हम इस साइड की बात करेंगे, इस साइड की बात करेंगे, तो ये देखिए 90 डिग्री से ऊपर हो रहा है, ये भी 90 डिग्री से ऊपर हो रहा है। तो यहां से अगर मैं इसको बढ़ाऊंगी तो ये आगे, ये ऐसे फैलेगा, ये फैलेगा, ये मीट नहीं करेगा। लेकिन ये लेस देन 90 डिग्री है, दोनों लेस देन 90 डिग्री है, 180 से कम है। तो जब मैं इन दोनों को ऐसे मीट करवाऊंगी इस तरीके से, तो ये कहीं दूर पे जाकर एक दूसरे से मीट करेगा। यही कह रहा है आपका फिफ्थ पोस्टुलेट, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड पर बनना चाहिए। इफ इट टेकन टुगेदर, और अगर मैं इन दोनों को एक साथ लूंगी, लेस देन द टू राइट एंगल, राइट एंगल से कम होगा, राइट एंगल तो आपको पता है 90 डिग्री का होता है, देन द टू स्ट्रेट लाइन। अब इसी लाइन को अगर मैं आगे प्रोड्यूस करूंगी, इस लाइन को नहीं, हमें उसको प्रोड्यूस करना है जिसका सम लेस देन होगा 90 डिग्री से, ठीक है ना। तो यहां से जब मैं प्रोड्यूस करूंगी तो ये आगे कहीं ना कहीं एक दूसरे से मीट करेगी। यही आपको फिफ्थ पोस्टुलेट में बताया गया है। बड़ा जरूर है, बट अगर आप ढंग से समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब इससे पोस्टुलेट्स के बाद हम कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ओके। नाउ इस चैप्टर से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। इन द फिगर, इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, angle 2 is equal to angle 4 and angle 3 is equal to 4, write the relation between angle 1 and angle 2 using an Euclid axioms। अब आपको मैंने
यूक्लिड के एक्सियोम्स थे, जो 7 एक्सियोम्स आपको मैंने बताए थे, तो आप इसमें से कौन सा एक्सियोम्स यूज करेंगे? आई थिंक हमने पहला एक्सियोम्स यूज करना है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था? पहला एक्सियोम्स आपको याद होगा, ए, मैंने आपको फर्स्ट एक्सियोम्स क्या बताया था? ए किसके बराबर है? ए इज इक्वल टू बी, यही बताया था। सी इज इक्वल टू बी। पहला एक्सियोम क्या कह रहा था? पहला एक्सियोम क्या है? अ थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इट मींस अगर ए बी के इक्वल है और सी बी के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, सी भी बी के इक्वल है, तो ए किसके इक्वल होगा? ए डेफिनेटली आपके सी के इक्वल होगा कि नहीं? सेम यही हमें यूक्लिड का कौन सा एक्सियोम यूज करना है इस क्वेश्चन के लिए? 1 एक्सियोम यूज करना है। तो इसी क्वेश्चन पे बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मैंने आपको अल्फाबेट से समझाया था और यहाँ पर आपको नंबर पार्ट दिया हुआ है। थोड़ा तो आपने भी यूज करना है अपना ब्रेन। अब हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 1 बराबर है आपके एंगल 3 के, और एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 4 के बराबर है। और इन्होंने क्या बोला है? इसके साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला? और 3 किसके बराबर होगा? 4 के बराबर। और 3 किसके बराबर होगा? एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 4 के बराबर है। यही बोला है ना इन्होंने? एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 4 के बराबर है। अब आप देखो, सेम चीज हमने यहाँ पर यूज करना है। अब 1 किसके बराबर है? 3 के बराबर है। 2 किसके बराबर है? 4 के बराबर है। बट यहाँ पर क्या था? दोनों में सेम था। तो आप कहोगे कि यहाँ पर तो सेम नहीं है, यहाँ पर तो 4 आ रहा है, यहाँ भी 3 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है इन्होंने? हमें दिया है एग्जाम्पल में दिया हुआ है इन्होंने आइडिया के लिए कि एंगल 3, एग्जाम्पल मतलब यह आपको एज्यूम करके बताया इन्होंने कि एंगल 3 किसके बराबर? एंगल 4। ठीक है ना, ये आपको गिवन है। तो यहाँ पर अगर एंगल 1 3 के बराबर है और एंगल 2 4 के बराबर है, तो यहाँ पर तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर नहीं है। बट यहाँ पर हमें गिवन है ना कि एंगल 3 किसके बराबर है? 4 के बराबर है। तो एंगल 1 अगर 3 के बराबर है, एंगल 2 4 के बराबर है, और एंगल 4 किसके बराबर है? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इसके बराबर है। ये है, अगर ये इसके बराबर है और एंगल 2 4 के बराबर है, और 4 किसके बराबर है? 3 के बराबर, तो क्या एंगल 2 भी एंगल 3 के बराबर होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा ना। ये आपका, ये दोनों फिर बराबर हो गए, एंगल 2 3 के बराबर हो गया। अब दोनों मेरा सेम आ गया, तो इस बिहाफ पे क्या मैं कह सकती हूँ? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कह सकते हैं ना। और यही तो हमें प्रूव करना था कि एंगल 1 और 2 क्या इक्वल है। ओके, अब हम इसमें यूक्लिड फर्स्ट एक्सियोम्स यूज करके हमने इसको क्लियर करा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पहले तो मैं इसको रब कर देती हूँ। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इन द फिगर शो दैट लेंथ AH इज ग्रेटर देन सम ऑफ द लेंथ ऑफ AB प्लस BC प्लस CD। अब इस क्वेश्चन को हमें क्या प्रूव करना है? AH एक लेंथ है जो कि बड़ी है किसके सम से? AB प्लस BC प्लस CD। ये जो लेंथ है AH ये बड़ी है इस पूरे के सम से। अब एच कहाँ है? ए ये रहा आपका, एच यहाँ पे, यानी ये पूरा पार्ट कवर कर रहा है आपका, ये होल पार्ट कवर कर रहा है। और ये होल पार्ट में से हम किसकी बात कर रहे हैं? ए बी सी सी डी, यानी फाइनल में किसकी बात कर रही हूँ? इस पूरे टर्म की बात कर रही हूँ, ABCD, इसी की बात कर रही हूँ ना। तो हमने यूक्लिड में कौन सा एक्सियोम यूज किया था? आप याद करो, होल बड़ा है ग्रेटर देन द पार्ट। यस, हमने कौन सा एक्सियोम यूज किया था? एक्सियोम फिफ्थ यूज किया था, जिसमें हमें क्या बोला था? होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब ये आपका जो है AH, अगर मैं लिखूं AH ये A प्लस बी प्लस AB प्लस BC प्लस CD, AB प्लस BC प्लस CD, ये कितना पार्ट कवर कर रहा है आपका? AD पार्ट कवर कर रहा है ना, AD पार्ट कवर कर रहा है। अब आप खुद देखो, आपका AD तो ये पूरे एक लाइन का AH का पार्ट कवर कर रहा है ना। और AH क्या है? AH आपका क्या है? AH आपका क्या है? ये पूरा होल है ना, ये होल पूरा एक लाइन है
जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन एडी क्या है, एडी उसी लाइन का एक पार्ट है ना। तो कौन बड़ा है, होल बड़ा है कि पार्ट बड़ा है, एक्सियम्स में हमने ऑलरेडी प्रूव करा हुआ है, पिज्जा का एग्जांपल बताया था ना मैंने आपको। तो सेम उसी एक्सियम से फिफ्थ एक्सियम्स, यूक्लिड के जो फिफ्थ एक्सियम है उसी के एक्सियम से हम लोग इस पार्ट को प्रूव कर सकते हैं कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। ओके, दोनों क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।